हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैपिड फायर के माध्यम से यहाँ पर आपको पीवाई की सीरीज़ करवाई जा रही है एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर आयोग की जितनी भी पीवाई क्यू सवाल हैं यहाँ पर कराए जा रहे हैं रैपिड फायर के माध्यम से, और यह मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरुआत। पिछले वीडियो में हमने जैसे कि आप लोगों को औरंगजेब आदि के बारे में पढ़ाया था और जहांगीर शाहजहाँ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में, तथा ही आगे भी देखेंगे मुगलकालीन स्थापत्य कला और आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से रिवीजन करके आप अपने जितने भी आयोग के सवाल एग्ज़ाम हैं या किसी भी एग्ज़ाम है, कोई भी परीक्षा अगर आपकी दे रहे हैं तो वहाँ पर आपके जीके जीएस की जो है संपूर्ण तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। पहला सवाल देखेंगे, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों को पेंशन भोगी बना था। जी हाँ, वह प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों को पेंशन भोगी बना था? तो शाह आलम द्वितीय था। जी हाँ, शाह आलम द्वितीय जी को जो थे अंग्रेजों का प्रथम पेंशन भोगी बना था। अगला देखेंगे, कुछ प्रमुख युद्ध हैं उनसे संबंधित वर्ष हैं उनके बारे में देखेंगे। तो शंकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724 ईस्वी में, बेदरा का युद्ध जो है 1759 में, पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में, और मुदगी का युद्ध जो है 1845 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो शंकरखेड़ा का युद्ध 1724, बेदरा का युद्ध 1759, पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 और मुदगी का युद्ध जो है 1845 में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्श की मृत्यु कब हुई थी? 1839 ईस्वी में हुई थी। और संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में विकसित हुई थी? तो यह मोहम्मद शाह के। जी हाँ, संगीत की जो टप्पा शैली था किस मुगल शासक के दरबार में पुरस्कृत और विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह के। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो शहादत खां था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। जी हाँ, सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो जगन्नाथ को किया था। जी हाँ, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? जगन्नाथ को किया था। अगला देखेंगे, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। जी हाँ, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसे अकबर ने बनवाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अगला देखेंगे, जहांगीरी किसके चित्रकार थे? तो जहांगीरी चित्रकार में आपका अबुल हसन और आका रिजा। जी हाँ, आका रिजा और अबुल हसन जो जहांगीर के चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। इसे आप लोग याद रखेंगे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। जी हाँ, यहाँ पर कई बार चित्रकला की जो मुगल शैली थी उसके किसे आरंभ किया गया था? हुमायूं के शासन से ही इसे आरंभ किया गया था। वह मुगल शासक जिन्हें लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने ली थी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो चित्रकला की शैलियों को। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसे औरंगजेब ने करवाया था। जी हाँ, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो माहम अनगा के द्वारा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? माहम अनगा के द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था, राबिया उद दौरानी का मकबरा। जी हाँ, राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता था। अगला हम लोग देखेंगे, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। जी हाँ, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मीर बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? बाबर। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी जयपुर में। चित्रकला के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। जी हाँ, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था।
चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी तो अबुल हसन थे। जी हाँ। फतेहपुर सिकरी के बादशाह अकबर ने क्या निर्मित करवाया था तो पंचमहल निर्मित करवाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ अगर मुगलकालीन साहित्य और इतिहासकार के बारे में देखें। जी हाँ, मुगलकालीन कुछ साहित्यकार और इतिहास के यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो अगला देखेंगे कि ब्रिटिश यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था तो ये विलियम फिंच ने किया था। जी हाँ, वह ब्रिटिश यात्री जो कि अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था विदेशी यात्री विलियम फिंच ने। गिजाली के काल के लिए विख्यात रचनाकार कौन थे? अकबर थे। तबकात अकबरी के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन है। जी हाँ, तबकात अकबरी के लेखक कौन थे? निजामुद्दीन थे। दिल्ली में साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किसने किया था? तो जैबुन्निसा ने किया था। जी हाँ, बैतुल उलूम को किसने स्थापित किया था? जैबुन्निसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस की संस्कृति और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया तो शाहजहां ने किया था। जी हाँ, कविंद्र आचार्य को सरस्वती को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था? शाहजहां ने किया था। अगला देखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। जी हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को क्या कहते हैं? तो इसे रज़नामा कहा जाता है। जी हाँ, मुस्लिम विद्वानों ने भारत के विविध भागों को फारसी में अनुवाद किया तो इसे रज़नामा कहा जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रमुख पुस्तक हैं उनसे लेखक से संबंधित देखेंगे। तो दलाइल ए फिरोज शाही जो है अलाउद्दीन खालिद खान के द्वारा लिखा गया। मुंसत मोहरू जो है आइन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा। तारीख मुबारक शाही जो है अहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। तारीख फिरोज शाही जो है शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख लिए कि दलाइल ए फिरोज शाही अजाउद्दीन खालिद खान के द्वारा। मुंसत मोहरू जो है आइन उल मुल्तानी के द्वारा। तारीख मुबारक शाही जो है अहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। तारीख फिरोज शाही जो है शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे कुछ कवयित्री हैं पुस्तक हैं। तो गंगाबाई जो है देवी त्रिया निषेध के द्वारा। दयाबाई जो है विनय मालिका के द्वारा। सहजोबाई जो है सहज प्रकाश के द्वारा। सोन कुमार जो है स्वर्ण बेली की कविता जो है इनकी पुस्तक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि गंगाबाई देवी त्रिया निषेध, दयाबाई विनय मालिका, सहजोबाई सहज प्रकाश, सोन कुमार स्वर्ण बेली की कविता। अगला हम लोग देखेंगे अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र। जी हाँ। शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम था। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो ये कलीम था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जी हाँ, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा सिकोह था। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। मुगलों की सरकारी भाषा कौन थी? फारसी थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ और देखेंगे सूची 1 सूची 2 को मिलाएंगे। तो हसन निजामी जो है नुक्स ए दिलखुशा से संबंधित है। ख्वांदा मीर जो है हुमायूं नामा से। मोहम्मद काजिम जो है आलमगीर नामा से। भीमसेन जो है ताजुल मासिर से। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे शिवाजी और मराठा साम्राज्य। जी हाँ, शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो शिवाजी और मराठा साम्राज्य से संबंधित यहाँ पर आप हम पढ़ेंगे। तो 1761 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसने भाग लिया था? तो यहाँ मराठों ने भाग लिया था। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। अब हम यहाँ पर कुछ पेशवा दिए गए हैं, उनके सही कालक्रम के अनुसार उन्हें मिलाना है। तो देखेंगे तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 से 1720 तक। जी हाँ, बाजीराव प्रथम जो कि 1720 से लेकर 1740 तक। माधवराव प्रथम जो कि 1761 से लेकर 1772 तक। नारायण राव जो है 1772 से लेकर 1773 तक। तो इस तरह हमने देख लिया यहाँ पर कि ये हमारे बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। माधवराव 1761 से 1772 तक। नारायण राव 1772 से 1773 तक। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में कौन उभरे? मराठा उभरे थे। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम सही क्रम बताइए। तो चाकन के किले का विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो यहाँ हमने देख लिया कि छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। तो रुपया। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। जी हाँ, सुरक्षा के मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। शिवाजी के साम्राज्य में राजधानी कहाँ स्थित थी? रायगढ़ में अवस्थित थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। मराठा देवियों में जिसने 1700 की आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था तो वह ताराबाई। जी हाँ, मराठा देवियों जिसने 1700 ईस्वी में के आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया था तो नेतृत्व किया था ताराबाई ने किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे शिवाजी का उत्तराधिकारी इसने औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। तो ये ताराबाई थी।
इसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक तो बालाजी बाजीराव के समय में से आप लोग याद रखेंगे। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? तो सैन्य प्रशासन से संबंधित था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे पद्मनी जो है 1303 में कालानुक्रम, दुर्गावती जो है 1524 से 1564, ताराबाई जो है 1675 से 1761, अहिल्याबाई जो है 1725 से 1795। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि अहिल्याबाई 1725 से 1795, ताराबाई 1765 से 1761, दुर्गावती 1524 से 1564, पद्मिनी जो है 1303। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई के अप्रतिष्ठित सहायक संधि का हस्ताक्षर किए थे, तो इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। उसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर मुगल काल के विविध के बारे में देखेंगे। जी हाँ, मिसलेनियस के बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या था? तो गाँव से साथ। जी हाँ, मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे होता था? गाँव से संबंधित था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के किस अभिलेखों में हुआ है? तो ससैनियन में हुआ है। जी हाँ, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ससैनियन राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। फ्रांसीसी यात्री काशी को भारत का एथेंस कहा जाता है, बर्नियर ने कहा था। जी हाँ, काशी को भारत का एथेंस किसने कहा था? तो बर्नियर ने कहा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बादशाह हैं, उनसे संबंधित सूचियाँ मिलाएंगे। तो अकबर जो है मुजफ्फर खां का दीवान था, जहांगीर का दीवान गियास बेग अतमातुद्दौला था, शाहजहाँ का सादुल्ला खान था, औरंगजेब का असद खान था। तो यहाँ हमने देख लिया कि अकबर का मुजफ्फर खां, जहांगीर का गियास बेग अतमातुद्दौला, शाहजहाँ का सादुल्ला खान, औरंगजेब का असद खान। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इनके दीवान थे। अगला हम लोग देखेंगे कि मूल रूप से एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। जी हाँ, मूल रूप से सैनिक राज्य क्या था? तो मुगल साम्राज्य था। विदेशी यात्रियों उनके भारत आने का सही कालक्रम देखेंगे। तो रॉल्फ फिच जो है 1583 ईस्वी में भारत आया, विलियम हॉकिंग जो है 1608 में आया, निकोलस डाउंटन जो है 1613 में आया, और सर थॉमस रो जो है 1614 में आया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि थॉमस रो 1614 में, निकोलसन डाउंटन 1613 में, विलियम हॉकिंग 1608 में, और रॉल्फ फिच जो है 1583 में भारत आया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी था। इसे आप लोग याद रखेंगे। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व क्या करता था? तो ये भूराजस्व से संबंधित था। जी हाँ, मुगल में जो है माल शब्द किससे संबंधित था? तो भूराजस्व से संबंधित था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सरधना में करवाया था। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो नजीब खां था। जी हाँ, रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो नजीब खान था। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है, प्रशासनिक सुधारों की एक पुस्तक थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वारा समुद्र का वर्तमान क्या नाम है? तो हेलबिड है। पंजाब में अमृतसर नगर को कब स्थापित किया गया था? किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने स्थापित किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। जी हाँ, उलेमा जो थे वो दस्तार बंदान कहलाते थे। मुगल शासक में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार कहाँ से लिया था? तो पारसियों से लिया था। जवाबित कौन होते थे? तो राज कानून से संबंधित था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व होता था। जी हाँ, मुगल काल में जो भारत की आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता था? भू राजस्व होता था। मुगल काल में मौलिम क्या होता था? तो एक जहाज था। जी हाँ, मौलिम एक जहाज था मुगल काल में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलीज खां था। जी हाँ, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खां था। भारत का स्थान जहाँ पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था तो कोचीन में करवाया था। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। जी हाँ, खिदमती जो है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर होता था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? तो चगताई तुर्क थे। जी हाँ, चगताई तुर्क थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह के। मुगल काल में करोड़ी कौन थे? तो ये भूराजस्व अधिकारी होते थे। जी हाँ, करोड़ी जो है भूराजस्व भू अधिकारी होते थे। अगला देखेंगे मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या होता था? तो भूराजस्व अधिकारियों का एक पर्यवेक्षण। जी हाँ, भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण जो है मीर बख्शी कहलाता था। बिलग्राम का युद्ध जो है 26 जून 1539 को, सरनाल का युद्ध 1572 को, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को, जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 को। जिसे आप लोग याद रखेंगे। बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 को, सरनाल का युद्ध 1572 को, धर्मत का युद्ध 15 जून 1658 को, जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 को। जिसे आप लोग याद रखेंगे। ये यहाँ से हमारे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं। जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 को, जजाऊ से जून याद कर सकते हैं, 12 जून 1707। धर्मत का जो है 15 अप्रैल 1658, सरनाल का जो है 1572, पिलग्राम जो है 26 जून 1539। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मस्जिद हैं, उसके स्थापना वर्ष हैं। तो अटाला मस्जिद जो जौनपुर में स्थित है 1408 ईस्वी में। शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है 1545 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो है 1570 में।
रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, जो 1678 में बना था। तो ये प्रमुख संबंधित कुछ स्मारक थे, उनसे संबंधित वर्ष थे और उनसे संबंधित जगह थे। तो टाला मस्जिद हमारे जौनपुर में है, 1408 में बना था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, 1545 में बना था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि 1570 में बना। और रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, 1678 में बना। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, दाम जो है ताम्र की मुद्रा होती है। देसाई जो है राजस्व अधिकारी होता है। दीवान जो है प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता है। ज़रीब जो है भूमि की लंबाई मापने की एक इकाई होती है। जी हाँ, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, चंदावड़ का युद्ध जो है 1194 में। तैमूर का युद्ध जो है 1398 में। तालीकोटा के युद्ध है 1565 में। घाघरा के युद्ध जो है 1529 में। तो चंदावड़ का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण जो है 1398, तालीकोटा के युद्ध 1565, घाघरा के युद्ध 1529। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। 1817-19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध, 1817-19 में तृतीय मराठा युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई, 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये थे हमारे यहाँ पर हमारा जो मध्यकालीन इतिहास का जो MCQ रैपिड फायर था, ये समाप्त हुआ। तो आज की क्लास को मैं ख़त्म कर रहे हैं। फिर अगले क्लास में हम आधुनिक इतिहास या पॉलिटी की लाएंगे। आप लोग हमारे कमेंट में बताइए कि पॉलिटी की जो शुरू की जाए MCQ या आधुनिक इतिहास की। वैसे आधुनिक इतिहास की हम शुरुआत करेंगे। तो अगले क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा आधुनिक इतिहास के लिए। और आपकी क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के सभी जो PYQ MCQ हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं 3 से 4 वीडियो में। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। पहले थ्योरी सेगमेंट में आपको आप वीडियो देखेंगे, 3 से 4-5 वीडियो अपलोड हैं। उसके बाद फिर उनके प्रैक्टिस सेट माध्यम से उनकी जो PYQ जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उनको भी हमने यहाँ पर करवाया है। तो आप यहाँ से करके आप अपने GS की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आपकी GS का टेंशन एकदम ख़त्म कर देना है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार अगर देखेंगे तो सारी GS की चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। पहले आप थ्योरी के सेगमेंट में क्लास देखेंगे, उसके बाद फिर जितने भी PYQ सवाल पूछे गए हैं पिछले के एग्जामों में, आयोग के जितने भी सवाल एग्जाम हुए हैं उनसे सभी PYQ यहाँ पर डिस्कस कराए गए हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। क्लास पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए क्लास, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।